जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो 2 दिन के वक्फे के बाद आज हमारा जो लेक्चर है वो सर सैयद अहमद ख़ान पर ही मुश्तमिल है और अब हम उनकी जो सियासी खिदमात हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज इंशाल्लाह ये सर सैयद अहमद ख़ान का टॉपिक जो है वाइंड अप हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह वो अगला टॉपिक हम करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आज हम सर सैयद अहमद ख़ान की जो है सियासी खिदमात उनके बारे में डिस्कस करें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और टॉपिक है और इसमें आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं इनकी सियासी खिदमात के हवाले से। तो स्टार्ट करते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान की सियासी खिदमात ये क्या है, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड में देखते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान जो थे उनको जो अंग्रेज की हुकूमत थी उसके अंदर एक अहम मुकाम हासिल था। उसकी वजह ये थी कि वो अंग्रेज़ों के हमनवा थे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उन्होंने जो 1857 की जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों की मदद की थी, तो इस लिहाज से अंग्रेज़ जो है उनको बड़ी कदर की निगाह से देखते थे और इसी से फ़ायदा उठाते हुए जो सर सैयद अहमद ख़ान थे वो चाहते थे कि जो मुसलमान हैं ये सियासी एक्टिविटीज़ में अब इन्वॉल्व ना हों। ये ना हो कि जो अंग्रेज़ है वो दोबारा इनको बागी समझना शुरू कर दें। लेकिन वो जो खुद थे वो अक्सर सियासी जो मामलात पे उन पर बहस करते थे, उन पर तनकीद किया करते थे। तो मुसलमानों को बचाने के लिए अंग्रेज़ों के तासब से, उनके गुस्से से, इसलिए सर सैयद अहमद ख़ान मुसलमानों के इतने हामी नहीं थे। उस वक़्त के जो मुस्लिम थे वो नहीं चाहते थे कि वो सियासी एक्टिविटीज़ में शामिल हों। अब हम उनकी सियासी खिदमात पर आते हैं। उनका जो सबसे पहला सियासी जो कारनामा था। जी आवाज़ आ रही है आपको? कोई प्रॉब्लम है? ठीक है सर, आवाज़ आपने बिल्कुल ठीक है। जी तुसी लगे रखो। जो पहला है सर सैयद अहमद ख़ान की सियासी जो खिदमात है वो ये है कि उन्होंने एक रसाला असबाब बगावत हिंद ये लिखा। ये उन्होंने क्यों लिखा, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? सर सैयद अहमद ख़ान जानते थे कि जो 1857 की जंग आज़ादी, गदर, म्यूटनी, इनकलाब, उसमें जो मेन रोल था वो मुसलमानों का था और जो अंग्रेज थे वो मुसलमानों के बड़े सख्त खिलाफ हो गए, दुश्मन हो गए। वो चाहते थे कि मुसलमानों को हर तरह से नीचा दिखाया जाए, उनको नीचे रखा जाए। हिंदुओं ने उनकी हमदर्दी ले ली और इस तरह उनका जी हमारा तो कसूर ही नहीं है, ये जो है सारा काम मुसलमानों का किया था। इसको देखते हुए सर सैयद अहमद ख़ान ने रिसाला असबाब बगावत हिंद लिखा कि जो भी बगावत हुई है, गदर हुआ है 1857 का, उसमें सिर्फ मुसलमान ही जो वो शामिल नहीं थे बल्कि हिंदू भी थे और उन्होंने इसकी वजूहात भी लिखी। उस वक़्त इतनी जुर्रत के साथ जो है अपना मौक़िफ़ उन्होंने पेश किया। उन्होंने अंग्रेज़ों को तनकीद का निशाना बनाया कि देखें जी आपका जो गवर्नमेंट का सेटअप था, जो आप गवर्नमेंट चला रहे थे, वो बिल्कुल ही नामुनासिब था। आपने लोगों के रवैये, उनकी नफ्सियात को नहीं जांचा, जिसकी वजह से ये बगावत हुई। इसमें सिर्फ मुसलमान ही शामिल नहीं थे, इसमें आपकी भी कमी कोताही है। सर सैयद अहमद ख़ान ने 502 कापियाँ छपवाई इस रिसाले की
रिसाला बगावत हिंद की कितनी कापियां जी? 502 कापियां। और ये कापियां उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर लंदन भेज दी। 500 कापियां लंदन भेजी, 500 अरकाने पार्लियामेंट को। उस वक्त बरतानिया के अंदर जो हुकूमत थी उसके जो मेंबरान थे, 500 कापियां आपने लंदन भेजी कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन नाकस थी, आपके जो फौज ने बगावत की है वो आपका जो फौजी नज़्मो नस्क है वो बिल्कुल नामनासिब और कह लेंगे घटिया किस्म का था, जिसकी वजह से ये नौबत आई कि जो आपने बगावत की लोगों ने, फौजियों ने, उसका सबब बना है आपकी नाकस एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब ये कॉपियां 500 कॉपियां बरतानिया में के अंदर पहुंची तो उधर हलचल मच गई कि ये क्या लिख दिया उसने, ये तो हमारे खिलाफ ही लिख दिया है। तो फिर उन्होंने सर सैयद अहमद खान से राय मांगी कि आप इस पे राय दें कि आपने ये जो रिसाला असबाब बगावत हिंद लिखा है ये क्यों लिखा है और इसका मकसद क्या है। तो सर सैयद अहमद खान ने फिर उसके बारे में बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी तवज्जो दिलाने के लिए मैंने लिखा है कि आपकी नाकस एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से यह मामला हुआ है, मुसलमानों का इतना कसूर नहीं है, आपकी नाकस पॉलिसियां थी जिसकी वजह से ये वाकया रूनुमा हुआ। और उन्होंने कहा इसकी एक कॉपी मेरे पास है और एक कॉपी जो है वो वायसराय हिंद को उन्होंने सेंड की थी। वायसराय हिंद यानी कि गवर्नर जनरल को एक अपने पास रखी खुद के पास। इस तरह 502 कापियां। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने इसको आम पब्लिक में, आम आवाम के अंदर नहीं फैलाया, मैंने ये कापी किसी को भी नहीं दी, जिससे जो है ये वो अंग्रेज चाहते थे कि ये ना हो कि हमारी जो कमी है, ये कोताही हैं, वो आम आवाम तक चली जाए, इनको पता चल जाए। इसलिए फिर सर सैयद को कहना पड़ा कि नहीं, मैंने इसको किसी को भी नहीं दिया, आम पब्लिक में शाया नहीं किया, कि सिर्फ आपको भेजा है 500 और कापियां और एक कापी जो वायसराय हिंद को भेजी। सबसे पहले इनकी खिदमत ये थी कि मुसलमानों से जो इश्तियाल था, अंग्रेजों का गुस्सा था, उसको कम करने के लिए, उसका सद्देवाब करने के लिए आपने रिसाला असबाब बगावत हिंद लिखा। अच्छा जी, दूसरा नंबर क्या आ जाता है? दूसरा जो सर सैयद अहमद खान का सियासी खिदमात थी वो ये थी कि मजलिस कानून साज में मुकामी बशिंदों की शमूलियत कराना। इससे पहले जो था वो आम जो इंडियन थे, चाहे मुसलमान थे चाहे वो हिंदू थे, वो मजलिस कानून साज में शामिल नहीं थे। जो भी एक्ट बनता था, जो भी कोई नया कानून नाफिज होता था, वो अंग्रेजों की अपनी मंशा, अपनी मर्जी से होता था। उसमें कोई भी जो था इंडियन सिविल आदमी नहीं था। तो सर सैयद अहमद खान ने उनको ये बावर करवाया कि आपकी ये नाकस पॉलिसी की वजह से ही, क्योंकि आपके अंदर जितने भी हैं उसमें कोई भी इंडियन शामिल नहीं है, यानी कि ब्लैक काला, इसको काला बोलते थे वो जो है ना, आम पब्लिक को अंग्रेज काला कहते थे, क्योंकि उस वक्त के जो हिंदू थे उनका रंग भी काला था, मुसलमान वो काले थे, अंग्रेज अपने को सुपीरियर बर्तर समझते थे, इसलिए वो अपने आप को बेहतर कहते थे और आम इंडियंस को काला कह के पुकारते थे। उन्होंने कहा जी आपके अंदर मजलिस कानून साज में कोई भी जो मुकामी आदमी नहीं है जो आपको अच्छे मशवरे दे, लोगों के हालातों वाकयात जानकर, उनकी नफ्सियात को पढ़कर वो आपको एक अच्छा मशवरा दे सकता है अगर कोई मुकामी बशिंदा होगा। अगर आप खुद से फैसले करोगे, आप खुद से कानून बनाओगे तो वो इंडियन आवाम को पसंद नहीं होंगे, लिहाजा आप उनकी मंशा, उनके मुताबिक फैसले करें, कानून बनाएं। तो इसके लिए आप मुकामी बशिंदों को मजलिस कानून साज लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसमें शामिल करें। सर सैयद की ये जो तजवीज़ थी ये ब्रिटिश ने मान ली और 1861 के जो कवानीन जो मैंने आपको पिछले हफ्ते पढ़ाया है, 1861 का जो
कानून हिंद था उसमें आम जो मुकामी बशिंदे थे उनको भी शामिल कर लिया गया था कानून साज कौंसिल के। 1861 में मुकामी बशिंदों को शामिल किया गया। किसकी वजह से? सर सैयद अहमद खान के कहने की वजह से, उनको ये पावर कराने की वजह से कि आप जो कानून बनाते हो उसमें आपके जो हिंदुस्तान के मुकामी लोग हैं ये शामिल होने चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट जो क्या है जी, नेक्स्ट है तीसरा जो सर सैयद अहमद खान की सियासी खिदमात थी कि उन्होंने हंटर की किताब पर रिव्यू दिया। अभी हंटर क्या था? W हंटर उसका पूरा नाम था। W हंटर ये एक अंग्रेज मुसन्नफ था। इसने एक बुक लिखी थी जिसमें ये बावर करवाया गया था कि जो मुसलमान हैं वो अंग्रेजों के सख्त खिलाफ हैं, वो उनके बागी हैं, वो उनको पसंद ही नहीं करते, इसलिए वो बगावत पर उतर आते हैं, या वो कहते हैं कि दूसरा ऑप्शन उनके पास है वो हिजरत है। और हंटर ने जो बुक लिखी थी उसका नाम क्या था? आवर इंडियन मुस्लिम। ये बुक नाम याद रखें, आवर इंडियन मुस्लिम, हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान, इसका उर्दू में तर्जुमा है। ये बुक उसने लिखी थी आवर इंडियन मुस्लिम के जो ग्रोह है मुसलमानों का, उसमें खास ग्रोह है, फिरका है, वो है वहाबी। उन्होंने कहा था जो वहाबी हैं वो अंग्रेजों के सख्त खिलाफ। वहाबियों का जो ग्रोह है, फिरका है मुसलमानों के अंदर, वो बगावत करता है और वो बगावत पर उकसाता है। तो सर सैयद, और वो मुजाहिद बनने की तरगीब भी देता है। अब सर सैयद अहमद खान ने इसके जवाब में एक रिव्यू लिखा था हंटर की बुक आवर इंडियन मुस्लिम के जवाब में जो रिव्यू लिखा था उस किताब का नाम है हंटर पर हंटर, हंटर पे हंटर। हंटर पे हंटर, ये सर सैयद अहमद खान की किताब का नाम है, याद रखें। सर सैयद अहमद खान ने आवर इंडियन मुस्लिम्स के जवाब में जो बुक लिखी, जो रिव्यू लिखा, उसका नाम था हंटर पे हंटर। यानी कि हंटर उसका नाम था और एक हंटर वो होता है जो मारने वाला, यानी कि हंटर पे जो उन्होंने हंटर लगाया है ना, ये उसका उन्होंने बुक का टाइटल रखा था हंटर पे हंटर। फिर उन्होंने इसमें वजाहत की कि असल में उसको पता ही नहीं जो W हंटर है कि मुसलमानों के जितने भी फिरके हैं उसमें एक चीज कॉमन है, सिर्फ ये वहाबी नहीं मुजाहिद होते, आम सुन्नी भी, बरेलवी भी, देवबंद भी, इनमें सभी जितने भी फिरके हैं तो शियाइज्म, इनमें सब में मुजाहिद होते हैं। इसने गलत जो है मुसलमानों की अक्कासी पेश की है। फिर हुआ क्या कि बंगाल के अंदर एक जो जज था जस्टिस नार्मन, चीफ जस्टिस था बंगाल का, उसको मार दिया गया। तो इस बुक ने बड़ा काम किया, जो W हंटर की बुक है, इसने ब्रिटिश को, जो अंग्रेज थे, उनको बड़ा इश्तियाल दिलाया। तो वो मुसलमानों के फिर सख्त खिलाफ हो गए कि जो बंगाली मुस्लिम है उसने एक चीफ जस्टिस को कत्ल कर दिया है, नार्मन को, तो वो चाहते थे। और फिर वो ग्रोह भी पकड़ा गया। कुछ लोग थे वहाबियों के, वहाबी तंजीम थी, उसके लोग थे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ थे, वो ग्रोह भी पकड़ा गया। तो इसलिए उनका अकीदा और पक्का हो गया अंग्रेज़ों का कि ये जो वहाबी हैं, ये मुजाहिद जो हैं, ये हमें मारने पे, बगावत करने पे तुले हुए हैं। तो सर सैयद ने फिर उस पर ये जो रिव्यू लिखा, इसमें फिर उन्होंने उनकी जो अपनी कमी कुताहियत हैं उनको भी अच्छी तरह से
तनकीद का निशाना बनाया और बताया कि मुसलमान जो है ये बागी या मुजाहिद नहीं हैं, ये हालात को देख के ही अपनी तलवार उठाते हैं या बगावत करते हैं। इसमें आप लोगों का भी कसूर है, आपका पुलिस का भी कसूर है। ये उनकी ये बुक है तीसरे पॉइंट में। अच्छा, चौथे नंबर पे जो सैयद की खिदमात थी वो ये थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की रुकनीयत। सर सैयद अहमद खान को लॉर्ड लिटन ने लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बना दिया 2 साल के लिए। आप 2 साल के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल कानून साज जो अदारा है उसके आप मेंबर रहे। इसके बाद लॉर्ड रिपन आया। पहले कौन सा था? सबसे पहले ये सवाल आ भी सकता है पेपर में, क्योंकि ये आम कॉमन सवाल नहीं है कि सर सैयद अहमद खान को लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर किसने बनाया? लॉर्ड लिटन ने। नाम याद रखना है। लॉर्ड लिटन ने 2 साल के लिए सर सैयद को, सबसे पहले लॉर्ड लिटन ने 2 साल के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनाया, चूज किया। इसके बाद लॉर्ड रिपन ने मजीद 2 साल के लिए आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बना दिया। दूसरे नंबर पे आएगा लॉर्ड रिपन। जी सब देख रहे हैं, सबको समझ आ रही है? क्लियर जी? चले आगे। जी सर। जी अच्छा जी, लेजिस्लेटिव काउंसिल में अब सर सैयद अहमद खान ने क्या किया कि इनको जब 2 साल के लिए बनाया गया तो इन्होंने मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए काम किया और अंग्रेजों के लिए नरम गोशा पैदा किया मुसलमानों के लिए की तरफ से। और इन्होंने चीचक और जो खसरा है उसके टीके लगवाने के लिए लोगों को उभारा और उनको कहा गया कि ये आपकी शख्सी आज़ादी के खिलाफ नहीं है, ये हुकूमत का काम है, आप उनको करने दें, लिहाजा आपको इस पे इतराज नहीं होना चाहिए। फिर इसके साथ उन्होंने क्या किया, मुसलमानों का जो कानून था इस्लामी कानून वो अंग्रेजों ने ख़त्म कर दिया था। उन्होंने कहा था अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब ब्रिटिश का जो कानून है वही लागू होगा, वही चलेगा जो मैंने आपको बताया 1861 फिर 1893 और 82 ये 71 ये इस तरह में मुख्तलिफ अदवार में आए थे। तो उन्होंने कहा कि काजियों की अब ज़रूरत नहीं है, अब जो है ना अंग्रेज़ का कानून वही चलेगा, अब मुसलमानों का कानून ख़त्म है। काजियों का तकर्रर जो था वो पहले सरकारी तौर पर होता था, अब वो ख़त्म कर दिया गया, लेकिन उसकी ज़रूरत रहती थी काजियों की मुख्तलिफ इकसाम के जो मामला होते थे। तो सर सैयद अहमद खान ने लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर की हैसियत से अंग्रेज़ों को ये बावर करवाया कि आप मुसलमानों के जो कानून बनाते हैं उसमें काजियों का तकर्रर लाजमी करें और काजियों के को ही फैसले करने दें मुसलमान कौम के जो जितने भी मामला होते हैं। इससे क्या हुआ कि अंग्रेज मजबूर हो गए कि दोबारा काजी मुकर्रर करने पर, और उन्होंने अहम अहम शहरों में बड़े बड़े फैसले करने के लिए एक पॉइंट पे काजी दोबारा मुकर्रर कर दी। अब इसके बाद आ जाता है अल्बर्ट बिल की हमायत। पांचवें नंबर पे है जी अल्बर्ट बिल की हमायत
और नस्ली इम्तियाज की मुखालफत। अब सर सैयद अहमद खान ने अपनी जो सियासी कैरियर है उसके अंदर, पॉलिटिकल कैरियर के अंदर एक और बड़ा अहम काम किया, वो ये किया कि अल्बर्ट बिल की हमायत की। लॉर्ड रिपन जो था ये एक लिबरल हुकूमत से तल्लुक़ रखता था। जब बरतानिया के अंदर हुकूमत बदली तो कंजर्वेटिव की बजाय लिबरल गवर्नमेंट आ गई। लिबरल गवर्नमेंट के अंदर लॉर्ड रिपन, नाम याद रखना है, लॉर्ड रिपन ने एक बिल पेश किया नस्ली इम्तियाज को खत्म करने के लिए इंडिया के अंदर। वो देख रहा था कि नस्ली इम्तियाज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से आवाम के अंदर बेचैनी है। बेचैनी कैसी? वो ऐसे था कि अगर कोई अंग्रेज कोई जुर्म करता था, किसी इंडियंस को मारता था या उसका कोई मामला होता, तो उसका जो केस है वो सिर्फ 3 जगहों पे सुना जा सकता था, कलकत्ता और बम्बई और मद्रास। ये 3 प्रेसिडेंसी थी, मैंने पहले भी बताया था, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। इसके अलावा अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी जो मुकदमा होता था वो नहीं सुना जा सकता था और कोई काला मजिस्ट्रेट या जज उसको नहीं सुन सकता था। उसको कहते हैं जी, वो चाहते थे कि अंग्रेजों का मुकदमा सिर्फ अंग्रेज जज ही सुने, वो जो इंडियन जो जज थे वो ना सुने, उनको वो काला जज या काला मजिस्ट्रेट कहते थे। अल्बर्ट जो था, अल्बर्ट बिल पेश किया लॉर्ड रिपन ने इंडिया के अंदर। उसने कहा 1883 में, अल्बर्ट बिल का पेश हुआ 1883 में पेश हुआ। इसकी हमायत में सर सैयद अहमद खान ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि जो नस्ली इम्तियाज है ब्रिटिश अंग्रेजों और आम इंडिया की आवाम के अंदर ये खत्म हो जाएगा। इससे क्या हुआ, लेकिन जो अंग्रेज थे, रेड जो कह लें कि उसको रेड इंडियंस या अंग्रेज ही, चलिए हम दोबारा उसको कह लेते हैं कि जो, क्योंकि वो खुद को रेड कहते थे और जो आम हिंदुस्तानी थे उनको काला कहते थे, ब्लैक मैन। उन्होंने कहा जी ये नहीं हो सकता कि जो ना हमारे जो मुकदमे हैं उनके फैसले जो है आम मजिस्ट्रेट या काले मजिस्ट्रेट करें। तो उन्होंने एहतजाज कर दिया लॉर्ड रिपन के खिलाफ और अपनी तहरीक चलाई। अंग्रेजों ने, जितने भी अंग्रेज थे, अंग्रेजों में कई और दीगर यूरोपियन अक़वाम भी थी, उन्होंने इसके खिलाफ तहरीक चलाई और बिल आखिर उसको जो है ये कानून दोबारा अल्बर्ट बिल को ख़त्म करना पड़ा। लेकिन इससे क्या हुआ कि सर सैयद अहमद खान को बहुत धचका लगा। उन्होंने कहा ये जो है, एक कौम की फीलिंग कभी भी दूसरी कौम के बारे में तभी ठीक हो सकती हैं जब दोनों में कोई फ़र्क ना हो, दोनों के लिए एक ही कानून हो। अब जो फीलिंग होगी दूसरे कौम के बारे में वो अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने एक फ़र्क, एक इम्तियाज़ पैदा कर दिया है। इसलिए अल्बर्ट बिल की हमायत की थी सर सैयद अहमद खान ने। अच्छा जी, उसके अलावा सर सैयद अहमद खान की सियासी क्या थी कि नौकरशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई। अब नौकरशाही क्या है कि जो भी ब्यूरोक्रेसी थी, जो बड़े बड़े अफसर थे जो काम नहीं करते थे या आम मुसलमानों का या जो इंडियंस का उनके साथ वो अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, उसके खिलाफ आपने आवाज़ उठाई और जो ब्रिटिश हुकूमत है, वायसराय हिंद है, उसको कहा कि ये जो लोग हैं ये खुद भी काम नहीं करते और ना दूसरों को करने देते हैं, इसलिए इनको हटाया जाए या इनकी तस्दीक की जाए, इनको ठीक किया जाए। इसलिए नौकरशाही के खिलाफ भी आपने आवाज़ उठाई, खासकर डॉक्टरों, उस वक्त जो डॉक्टर थे और जो टीका लगाने वाले थे उनके खिलाफ। 7वें नंबर पे जो सर सैयद की खिदमात हैं जी, अल्बर्ट बिल पास हो गया था, लेकिन इसको बाद में खत्म कर दिया गया था। ये पास हुआ था तो तभी एजिटेशन शुरू हुआ था, जो तहरीक अंग्रेजों ने लॉर्ड रिपन के खिलाफ उठाई थी, जगह जगह मुजाहरे किए गए। ये बिल पास होने के बाद ही मुजाहरे हुए थे।
और बिल आखिर उसको वापस लेना पड़ा था। पास होने के बाद, लागू होने के बाद उनको वो वापस लेना पड़ा। अच्छा, उसके बाद सर सैयद अहमद खान की एक और खिदमात है सियासी, वो ये कि उर्दू हिंदी तनाज़े में आपने खुलकर हिंदुओं की मुखालफत की 1867 में। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। बनारस के अंदर, बनारस के अंदर जो हिंदुओं के अहम लीडर थे वो उर्दू के खिलाफ हो गए और उन्होंने कहा जी जो जुबान है ऑफिशियली जो सरकारी दफातर में है वो उर्दू की बजाय हिंदी होना चाहिए और देवनागरी जो है ना वो रस्मुल खत में होना चाहिए। इसको देख के सर सैयद अहमद खान जो थे वो बड़े परेशान हुए। पहले वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बड़े अलंबरदार थे, लेकिन इस तनाज़े की वजह से, उर्दू हिंदू कंट्रोवर्सी की वजह से उन्होंने ये सोच लिया कि अब जो मुसलमान और हिंदू हैं ये कभी बाहम मिलकर एक फैसले पर कायम नहीं रह सकते और ना ही ये आगे चल सकते हैं। इसी से दो कौमी नजरिए का इजरा हुआ था उर्दू हिंदू कंट्रोवर्सी की वजह से। इस तनाज़े की वजह से सर सैयद अहमद खान ने दो अलग अलग कौमें कहा था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, ये एक जगह मिलकर नहीं रह सकते। अच्छा, उसके बाद है 8 पॉइंट पे सर सैयद अहमद खान का एक और अहम कारनामा जो है वो ये था कि वो कांग्रेस में मुसलमानों की शिरकत के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि जो मुसलमान हैं वो कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करें। वो चाहते थे कि ये जो अगर कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो ये हिंदुओं के मजीद गुलाम बन जाएंगे, क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी में थे और मुसलमान मिनॉरिटी में। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि ये इनके ज़ेरे साया रहें। वो चाहते थे कि कांग्रेस में कोई भी मुसलमान शिरकत ना करे, शरीक ना हो। वो उनको दूर रहने का मशवरा देते थे। और वेट एंड सी, उनकी पॉलिसी का नेम है वेट एंड सी, इंतजार करो और देखो। ये सवाल पीपीएससी पेपर में आ चुका है कि सर सैयद अहमद खान का क्या व्यूज था कांग्रेस के बारे में। तो वो व्यूज उनके ये थे कि वेट एंड सी, के इंतजार करें और देखें। मुसलमानों को उन्होंने ये मशवरा दिया था कि आप इंतजार करें और देखें, फिर अभी शिरकत ना करें। अच्छा जी, ये तो हो गए सर सैयद अहमद खान की जो सियासी खिदमात थी उसके बारे में हमने पढ़ा है। ये इसके 8 पॉइंट थे। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। अब हमारे 10 मिनट रह गए हैं तो मेरा ख्याल है कि अब हम इसका अगला जो टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं, सर सैयद अहमद खान की अदबी खिदमात। ये सवाल भी पढ़ा है मैं उनकी किताबों के हवाले से। ये भी सवाल कई दफ़ा पेपर में आ चुके हैं, तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा जी, सर सैयद अहमद खान अपने दौर में बहुत बड़ी इल्मी और अदबी शख्सियत थे। ये बात तमाम मुसलमान उस वक़्त के जो थे वो मानते हैं कि सर सैयद अहमद खान बहुत आलम फाजल शख्स थे और उन्होंने कई किताबें लिखी। उनकी सबसे जो पहली किताब है उसका नाम है असारुल सनादी।
असारुल सनादीद, ये किताब क्या है जी? असारुल सनादीद जो है ये किताब खंडरात के बारे में और जो कह लें पुराने महल्लात, खंडरात और मदारस के बारे में, दिल्ली के जितने भी पुराने महल्लात थे, खंडरात थे, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस थी, उनके बारे में सर सैयद अहमद खान ने जो सबसे पहली किताब लिखी थी असारुल सनादीद लिखी थी। तो ये जो किताब थी इसके नुस्खे 1857 की जंग आज़ादी में तलफ हो गए थे, जल गए थे। तो फिर उन्होंने दोबारा इसको रिव्यू किया, नजरसानी की और दोबारा इसको लिखा। और इसी किताब को फ्रांसीसी में तर्जमा किया गया 1861 में। में फ्रांसीसी तर्जमा हुआ प्लस इंग्लिश तर्जमा भी, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी इसकी हुई। और सर सैयद अहमद खान को एशियाटिक जो सोसाइटी है लंदन, उसका आजादी मेंबर भी चूज किया गया। जो एशियाटिक सोसाइटी थी, हिस्ट्री के जो ऊपर काम करती थी सोसाइटी, पुरानी तारीखी हवाले से जितने भी खंडरात थे, महल्लात थे, प्लेसेस थी, या उनके बारे में जो जो बुक्स लिखी जाती थी, वो एक सोसाइटी बनी हुई थी लंदन में, एशियाटिक सोसाइटी। उसको उन्होंने आपको जो आजादी मेंबर नामजद कर दिया। दूसरी जो अहम बुक आपने लिखी थी वो लिखी थी सरकशी, तारीखे सरकशी बजनौर, तारीखे सरकशी बजनौर। 1857 की जंग आज़ादी में आप बजनौर थे, ये चीज याद रखें। की जंग आज़ादी में सर सैयद अहमद खान जो थे वो बजनौर में थे, और उन्होंने वहां जो हालात देखे तो उस पर एक किताब लिखी तारीखे सरकशी बजनौर, जिसमें आपने अंग्रेजों की तरफदारी की थी। इस किताब में तारीखे सरकशी बजनौर। इसके बाद आपने लिखी थी जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, रसाला असबाबे बगावत हिंद कि जो 1857 की जंग आज़ादी हुई उसमें बगावत क्यों हुई, उसके असबाब के बारे में लिखा। 6 असबाब आपने बयान किए कि ये सबब था कि जो आम मुसलमानों के अंदर और जो आम अवाम है उसके अंदर बेचैनी थी, अंग्रेजों के खिलाफ नफरत थी, जिसकी वजह से हुआ। और इसमें अंग्रेजों की भी खामियां थी। फिर उन्होंने लिखा कि जो फौजी जो है बगावत थी उसको कंट्रोल नहीं किया गया, वो तीसरे नंबर पे। फिर उन्होंने अवाम के अंदर जो बेरोजगारी, बेअमनी, उसकी निशानदेही की। इस तरह उन्होंने रिसाला असबाबे बगावत हिंद लिखा 1857 की जंग आज़ादी के ऊपर, और इसकी डेट 1857 के बाद ही है, 1858। उसके बाद आपने लिखा जी तबय्युनुल कलाम। चौथी बुक जो थी वो तबय्युनुल कलाम जो लिखी थी, ये बुक जो थी ये आपने बाइबल की तफसीर लिखी थी। आपने कहा कि जो अंग्रेज हैं, ईसाई हैं, वो हमारे अहले किताब भाई हैं। आपने ये भी लिखा कि जो बाइबल है ये तहरीफ शुदा नहीं है, तहरीफ शुदा नहीं है, ये बिल्कुल सही है। इस पे आपने तबय्युनुल कलाम किताब लिखी।
उसके बाद आपने जो बुक लिखी लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया, लॉयल होता है वफादार, यानी कि इंडिया के मुसलमान जो वफादार मुस्लिम उनके बारे में लिखा। इसमें जो बुक में आपने मुसलमानों की वफादारियों के बारे में लिखा कि वो अंग्रेज़ों की किस किस तरह से वफादारी करते रहे हैं और अंग्रेज़ों के लिए क्या क्या खिदमात सरंजाम देते रहे। इस बुक लिखने का मकसद ये था कि अंग्रेज़ों के अंदर मुसलमानों के लिए अच्छे जज्बात पैदा करना, हमदर्दी वाले जज्बात पैदा करना। ये बुक थी लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया। इसके बाद है खुतबाते अहमदिया। विलियम म्योर की जो बुक थी लिखी थी हजूर सल्लल्लाहु के बारे में, तो उस बुक में निकाली आपको, बल्कि पिछले टॉपिक में ये पढ़ाया था, उसके जवाब में आपने खुतबाते अहमदिया जो उसकी जो उसने हजूर सल्लल्लाहु की शान में नाजेब अल्फाज कहे थे, उसकी तरदीद में खुतबाते अहमदिया लिखा था। इसके बाद है जी रसाला तहज़ीबुल अखलाक। रसाला तहज़ीबुल अखलाक काफ़ी अर्सा चलता रहा, 8-10 साल। तो इसमें जितने भी सर सैयद अहमद खान की इल्मी कॉवश थी उर्दू को परवान चढ़ाने के लिए, वो इस रसाले के अंदर थी। ये रसाला अलीगढ़ गज़ल के नाम से भी जारी रहा, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ल के नाम से भी, और इसमें सर सैयद अहमद खान की जो इंशा परदाजी थी वो देखने में मिलती है। ये रसाला है तहज़ीबुल अखलाक। ये 24 दिसंबर 1870 को जारी हुआ। 24 दिसंबर 1870 को रसाला तहज़ीबुल अखलाक जारी हुआ था। ये बात ज़हन में रखें, 1870, 24 दिसंबर 1870। ये जो टॉपिक है सर सैयद की अदबी खिदमात, ये अपने इख्तिताम को पहुंचा है, और आज हमने इसकी सियासी और अदबी खिदमात जो है सर सैयद अहमद खान की वो पढ़ी हैं। अब सर सैयद अहमद खान का जो चैप्टर है वो क्लोज हो गया है। इंशाल्लाह अगला जो हमारा टॉपिक होगा कल, वो ऑल इंडिया कांग्रेस होगा। कोई सवाल? जी कोई आपकी तरफ से सवाल है तो बता दें।